नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। इधर सीएम मनोहर लाल दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल संसद में नारी शक्ति बिल पास होने पर महिला सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल नाभा हाउस का औचक निरीक्षण करते हुए भी नजर आए। देखिए रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में एफएमडीए की बैठक हुई। इस बैठक में फरीदाबाद के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए गए। एफएमडीए ने 878 करोड़ के वार्षिक बजट को भी मंजूरी दी। एफएमडीए की चौथी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने फरीदाबाद शहर के विकास को गति देने के लिए वर्ष 2023-24 के लिए कुल 878 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। मीटिंग में केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता मौजूद थे। एक तो जो इस साल का बजट है उसको हमने पारित किया। कितना करोड़ का था? 878 करोड़ का बजट इस वर्ष का वो पारित किया गया है और जिसके अंदर 560 करोड़ रुपया ये आएगा ईडीसी से और बाकी जो फंडिंग है स्टैम्प ड्यूटी में से है, कुछ लोकल सेस है। तो ऐसे सड़क और पानी इसका जो पूरा एक प्रकार का जिस समय से ग्रीवेंस कमेटी में मैंने ये उस समय एक इनको निर्देश दिए थे कि आईआईटी के द्वारा उस सारे का एक हम सर्वे करा लें, उसकी रिपोर्ट तैयार करा लें, क्योंकि फेजेज में काम करने के बाद कई जगह उसके डिफेक्ट आते हैं। पानी का खास करके फ्लो का सिस्टम ठीक न बने तो उसका पर्पज़ ही डिफ्यूट होता है। तो पूरे फरीदाबाद नया पुराना मिला करके और इसका जो सर्वे है वो आईआईटी से कराया जाएगा। मानव रचना भी उसमें सहयोग करने की बात कही है और भी कुछ संस्थाएं हैं जो छोटी संस्थाएं हैं उसमें सहयोग करेंगी। तो मास्टर प्लान एक जो है वो फरीदाबाद का बनेगा। खेड़ी गांव में एक बाईपास का प्रस्ताव आया है, लेकिन उसमें क्योंकि ज़मीन जो है किसानों की है और कुछ डेवलपर्स की भी वहाँ है, तो ऐसी ज़मीन को प्रोक्योर करने का एक सिस्टम वो जिम्मे लगाया है हमने टीम के कि उस ज़मीन को खरीद करके बाईपास बनाया जाए। यातायात की व्यवस्था ये बेहतर करने के लिए हमको जो सीएनजी की बसें 50 तो वो आएंगी और इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल ये फरीदाबाद के लिए और मंजूर करवाए जाएं, ऐसा भी एक प्रस्ताव हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को तालमेल एफएमडी के साथ करके वो सब किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट हमको पता है जैसे बहुत तेज़ी से अगर काम चल रहा है, तो जो फरीदाबाद और पलवल साइड का जो यमुना नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें उसको भी हम जो है कंट्रोल एरिया इसको घोषित करने की बात कही गई है, ताकि वहाँ भी आगे चल करके जो विकास होगा यमुना नदी के साथ साथ, और यमुना नदी का कुछ हमारा जो हरियाणा का एरिया नदी के पार भी है, तो नदी के पार के एरिया को भी उसी हिसाब से कंट्रोल एरिया में ला करके उसका विकसित किया जाए। उसको इस प्रकार के विषय आज आए हैं। संसद में नारी शक्ति बंधन बिल पास होने पर महिला सम्मान कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महिलाओं के लिए ऐतिहासिक बिल लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। हरियाणा में हमारी सरकार ने पहले ही महिलाओं को 50% का आरक्षण दे दिया था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले से आधी आबादी को उनका हक मिलना सुनिश्चित हुआ। 2015 में पानीपत की धरा से प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। इस बात का जिक्र भी सीएम ने किया। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, हमारे मेंबर पार्लियामेंट संजय भाटिया जी, नायब सिंह सैनी जी, बहन हमारी निर्मला बैरागी जी, लतिका शर्मा जी,
सभी हमारे जितने भी बहनें बैठी हैं आज के दिन, तो मुझे सबके चेहरों पर ऐसी रौनक नजर आ रही है जैसे पता नहीं चंद्रयान तो यहां से ऊपर गया था, इनको लगता है कि चंद्रयान समेत चंद्र को ही लेके आ गए हम तो। आज के इस दिन पर मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभारी हूं, उनको इस बात की सराहना करता हूं कि एक लंबे समय से जो एक मांग चली आ रही थी कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, इस राजनीतिक क्षेत्र में, इस चुनावी प्रक्रिया में हमारी बहनों की, माताओं की, इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। ये भी ठीक है कि हरियाणा अपने आप में गवाह है इस बात का कि हमने अपने स्थानीय स्वशासन में, चाहे पंचायती राज है, चाहे नगरीय शासन है, उसमें हमने पहले से ही 50% का प्रतिनिधित्व तय कर दिया था। और उस समय हमें बड़ा एक ऐसी पोजीशन आती थी जब हमारे मीडिया के मित्र पूछते थे कि आपने यहां तो कर दिया है, लेकिन विधानसभा लोकसभा में कब होगा, तो विषय की बात कहते थे कि राष्ट्रीय स्तर का एक कानून जब तक नहीं बनता है, पार्लियामेंट जब तक इस विषय में आगे नहीं बढ़ाती विषय को, तब तक हम तो नहीं इसमें कुछ कह सकते। लेकिन देखिए वो दिन आ गया, स्पेशल सेशन बुलाया गया, स्पेशल भवन, मुझे लगता है शायद भवन का जो निर्माण हुआ होगा सोच समझ के किया होगा कि इतना बड़ा काम इस नए संसद भवन के अंदर जाके किया जाएगा। पहले दिन ही ये बिल पेश हुआ, पास हुआ और अब राज्यसभा में पास होगा, फिर सभी देश की जो विधानसभाएं हैं उनमें ये बिल जाएगा, फिर उसके बाद फाइनली ये एक प्रकार का एक कानून बन जाएगा। और उसकी सारी प्रक्रियाएं जो आगे चलेंगी, 2029 का जो चुनाव है उससे पहले पहले सब प्रक्रियाएं होने के बाद उस समय बहनें और अधिक मुस्कुराएंगी, और जिन बहनों के चुनाव लड़ने के कारण से हमारे दूसरे बंधु थोड़ा उस समय उनके चेहरे देखने वाले होंगे, क्योंकि कल रात को मेरे पास सांसद मिलकर के आए थे, कह लगे हम पास कर रहे हैं, अपने आप ही पास कर रहे हैं, अपने आप को रास्ते से हटाने के लिए। एक आनंद की बात थी, आनंद ले रहे हैं सब, लेकिन फिर भी एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि बहुत ही एक महिलाओं के सशक्तिकरण के नाते से याद रखा जाएगा। वैसे तो हरियाणा में हम अपनी मातृशक्ति महिलाएं, बेटियां, बहनें, उनके लिए कई काम जो हमने किए, उसमें एक मूलभूत काम जो था 2015 में 22 जनवरी को जो हमने एक सम्मेलन कराया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, पानीपत में ही प्रधानमंत्री जी के स्वयं के इनिशिएटिव पर वो सब था। उस समय हरियाणा को बेटी मारने वाला प्रदेश कहा जाता था, अब बेटी बचाने वाला प्रदेश, सबसे अग्रणी प्रदेश इस नाते से, जो 871 की उस समय जो ऑफिशियल एक आंकड़ा दिया जाता था कि जेंडर रेशो उस समय थी, आज वही जेंडर रेशो 923, 926 एनुअल स्तर के ऊपर पहुंच गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे के दूसरे दिन नाभा हाउस का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। वहां उन्होंने स्टेट प्रॉपर्टी का मुआयना किया। साथ ही सीएम ने राज्य की संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल किए जाने के अधिकारियों को योजना बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम मनोहर लाल इन दिनों 2 दिवसीय फरीदाबाद दिल्ली दौरे पर हैं। पहले दिन उन्होंने फरीदाबाद को भी सौगात दी थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की यही खासियत है कि वो हर एक समय का अपना इस्तेमाल करते हैं, हर एक जगह पर कार्यक्रम में पहुंचते हैं और तय हम समय के हिसाब से कार्यक्रम होते भी हैं, तो ऐसे में लोगों का बल भी बढ़ता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आए। ये कोई पहला मौका नहीं था, अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रधानमंत्री संग्रहालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक मोदी फ्रॉम विजन टू रियलिटी का विमोचन किया गया और इस दौरान सीएम मनोहर लाल की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व के बारे में तारीफ करते हुए उनके बारे में भी बताया गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
मुख्यमंत्री ने किया पुस्तक का विमोचन। पीएम मोदी पर आधारित पुस्तक का किया विमोचन। पीएम मोदी की नीतियों से आगे बढ़ रहा है देश। पूरी दुनिया में बनी भारत की छवि। पूरी दुनिया में किया गीता के ज्ञान का प्रसार। हरियाणा के विकास के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रतिबद्धता प्रदेश के विकास के रूप में नजर आ रही है। इसका कारण मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को भी बताते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह मानना है कि देश के विकास के साथ साथ प्रदेश में भी केंद्र की नीतियों का विशेष योगदान रहा है। दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक मोदी फ्रॉम विजन टू रियलिटी का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भारत ही नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता हो या फिर G20 का सफल आयोजन हो, योगा की बात हो या फिर गीता के ज्ञान का हर क्षेत्र में प्रसार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन सभी चीजों में सफलता पाई है। सीएम ने पीएम मोदी को प्रेरणा का स्रोत बताया और साथ ही सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी को सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बुलाकर भी संबोधित किया। पुस्तक लिखी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन चरित्र पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके विचार पर, उनकी उपलब्धियों पर, उनकी दिशा पर और जो प्रेरणा उनसे हमको मिलती है, उस प्रेरणा के नाते से एक पुस्तक का इस प्रकार का विमोचन हुआ है। लिखने वाले लेखक हमारे श्री R.K. पचनंदा जी बहुत ही एक मेहनती कर्मठ एक ऑफिसर के नाते से इन्होंने सारा जीवन लगाया है। मैं पिछले 6-7 वर्ष से इनको जानता हूं और बल्कि जब ये पुस्तक लिखने के लिए इन्होंने शुरू किया तो कुछ 1-2 चैप्टर्स इन्होंने मुझे भी कहा कि जरा आप इसको पढ़ करके देख लीजिए, कहीं कोई बात सुझाव के रूप में। तो मैंने प्रश्न किया कि आप इतने व्यस्त जीवन में से इस पुस्तक का लेखन का कार्य कब करते हैं और कब कैसा करते हैं, लेकिन इन्होंने पुस्तक, और ये इससे पहले भी शायद पुस्तक कुछ लिखी है, इससे पहले भी लिखी है, अकेली पहली पुस्तक नहीं है। तो मैं साधुवाद देता हूं R.K. पचनंदा जी को कि ऐसा एक मार्गदर्शन इस पुस्तक के माध्यम से कि जो ऐसी घटनाएं हमने स्वयं नहीं उसको जिया है, किसी एक व्यक्तित्व के नाते जिसने जिया है, वो सब वर्णन इसमें किया और पढ़ते समय ऐसा लगेगा जैसे हम प्रत्यक्ष उसको देख रहे हैं। ऐसा इतिहास का क्रम शायद हम तो उसमें से गुजरे नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी के व्यक्तित्व को एक साधारण परिवार में जन्मा बालक, सब हम सुना ही है, पढ़ा ही है हमने सबके, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बालक और देश का प्रधानमंत्री, न केवल प्रधानमंत्री बल्कि विश्वविख्यात सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री अगर इस देश का कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत सी संस्थाएं पॉपुलैरिटी को लेकर के तरह तरह के सर्वे करते रहते हैं वर्ल्ड लीडर्स का। तो अभी एक सप्ताह पूर्व ही एक कोई मैगजीन में एक सर्वे छपा, उनकी पॉपुलैरिटी 73% है, हाईएस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स। अब क्यों आखिर ऐसे बना है, मैं इसलिए भी, पुस्तक का तो पूरा वर्णन क्या होगा मैं स्वयं पढ़ूंगा, उसको निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी, लेकिन मुझे तो जीवन का एक एक्सपीरियंस ये भी है कि उनके साथ मैंने लंबे समय तक काम किया है। हम और संजय टंडन साथ साथ उनके साथ मिलते जुलते रहते थे। जब पंचकुला उनका हेडक्वार्टर था और नॉर्थ इंडिया के 4-5 स्टेट्स का उनकी जब मैं काम था, मेरा हेडक्वार्टर भी पंचकुला था, संजय जी चंडीगढ़ रहते थे। समय समय पर जो उनको मिलना होता था तो ध्यान में आता था कि किस प्रकार का व्यक्तित्व, यानी प्रयोग धर्मी, जो भी कोई नया विषय ध्यान में आया कभी भी उन्होंने लागू करने के लिए मुड़ के नहीं सोचा। एक ही विचार होता था, क्या कि समाज हित में है, क्या ये देश हित में है। अगर उनके मन ने गवाही दे दी ये समाज हित में है, देश हित में है, तो उसको लागू करने के लिए हमेशा खुद भी करते थे और हम जैसों को भी प्रेरणा देते थे। संगठन का काम करते करते कभी नई बात मन में आती तो हम पूछते थे, मोदी जी ऐसा एक विषय ध्यान में आया है, कर लें क्या? वो थोड़ा सोच के कहते थे कि पूछा क्यों है? मैंने कहा इसलिए कि आप हमारे श्रेष्ठ हैं, आप से हम दायित्व में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, पूछ के ही करना चाहिए। कहने अगर मैं ना कर दूं तो? मैंने कहा नहीं करेंगे। अगर आइडिया अच्छा और ना हो गई तो रह गया बीच में। लेकिन नए प्रयोग करते समय बहुत सोचना नहीं चाहिए, प्रयोग करो, अच्छा होगा आगे बढ़ जाएगा, ठीक नहीं होगा छोड़ देंगे। तो
इस प्रकार के विचारों के वो धनी। पुस्तक विमोचन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक सफर में बड़े बड़े काम करने के साथ साथ बड़े फैसले भी लिए हैं। कभी भी पीएम मोदी को अपने राजनीतिक सफर में कोई बड़ा कदम उठाने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। सीएम मनोहर लाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ साथ उनकी तरफ से देश के हित में लिए गए फैसलों की भी सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की संस्कृति और गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। कितने ही बड़े बड़े काम उन्होंने किए, कभी भी हिचके नहीं हैं। यानी अगर मैं उदाहरण देकर के कहूं तो कुछ प्रयोग ऐसे किए जो जनता को शायद तुरंत पसंद नहीं आते रहे। एक उदाहरण है जीएसटी का। जीएसटी जब लागू किया, एक देश एक टैक्स, सारे देश में एक टैक्स होना चाहिए। हमारे व्यापारी जो भाई थे उनके अंदर एक थोड़ा इसमें एक विरोध शुरू हुआ कि नहीं, अभी तक तो ऐसा टैक्स नहीं था, अपने अपने तरीके से सब स्टेट्स लगाती थी। कई स्टेट्स का भी एतराज था, लेकिन दृढ़ निश्चय करके लागू किया। आज मैं उन्हीं व्यापारी मित्रों से पूछता हूं कि बताइए जीएसटी का लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? कि जी बहुत लाभ हुआ है। पहले हमको डबल अकाउंट सिस्टम रखना पड़ता था, दो दो भैया होती थी, दुकान पर अलग होती थी, घर में अलग बनाते थे जाके। अब एक ही भाई जो दुकान पे बनती है वही जो आते हैं वो देख जाते हैं। देश का रेवेन्यू बढ़ा, 2.25 लाख करोड़ रुपया मंथली जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। इतना टैक्स कभी सोचा नहीं था कि इस देश में इतना जनता के माध्यम से इतना टैक्स आएगा। और जब कभी मानो दृढ़ निश्चय से कोई बात ये सोच करके समाज हित में है लागू किया, समाज के उस वर्ग ने विरोध किया, विरोध लंबा चल गया, लगा कि चाहते नहीं है समाज के लोग, तो उसको वापस लेना भी पीछे नहीं हटे। किसानों के 3 एक्ट लागू किए थे कि किसान की इससे आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, फैसिलिटेशन बहुत सा होगा। लगातार हमारे यहां खास करके हरियाणा पंजाब के अंदर आंदोलन लंबा चल गया, 1 साल तक आंदोलन चला उसके विरोध में। ऑन ए गुड फाइन मॉर्निंग वो आए, भाषण दिया कि मैं इन कानूनों को वापस लेता हूं, वापस ले लिए। हालांकि आज भी तर्क से हम बता सकते हैं कि वो कानून किसान के लाभ में है, लेकिन जिसके लाभ में है वो इतना तैयारी नहीं है उसको स्वीकार करने के लिए। तो जब कभी स्वीकार करने के लिए तैयार होगा तब देखेंगे, अब इसको वापस ले लेना चाहिए। तो कभी भी ऐसा नहीं कि कोई किसी बात की जिद पकड़ ली तो करना ही है। जो चीज समाज स्वीकार करता है उसको करेंगे, नहीं तो नहीं। राजनीतिक तौर पर तो बहुत से काम उन्होंने पार्टी के नाते बीजेपी में लगातार जब हम काम करते थे 96 से लेकर के 2001 तक हमने इकट्ठे काम किया। बाद में मुख्यमंत्री बन गए गुजरात के, अब प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन संगठन का जब काम करते थे उस समय भी संगठन को कैसे मजबूत करना है, बहुत छोटी छोटी चीज उनके ध्यान में आती थी, उसको लागू करते थे। तो कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पर भी सजग, देश के नाते उनके मन में एक ही बात है कि देश पहले सब बाद में, देश पहले सब बाद में। अपने आप को देश के साथ आत्मसात कर लिया। घर परिवार तो पता ही हमको कि उन्होंने कभी घर परिवार नहीं बसाया, जो है देश के लिए है। और आज भी अपने देश में अंदरूनी स्थिति कैसे ठीक हो और इस देश का स्थान दुनिया में कैसे बने, केवल अपने देश के सुख की बात है यहां तक सीमित नहीं है, बल्कि इस देश का नाम ऊंचा कैसे हो, कैसे कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं। चाहे वो चंद्रयान 3 की बात हो, चाहे फिर G20 के अंदर हमारा सारा विषय आया हो, योगा को दुनिया में प्रचलित किया हो, गीता का प्रचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लागू करने के लिए उन्होंने कहा हो, देश की संस्कृति, देश का इतिहास, ये जो इसकी अच्छी चीजें हैं कैसे हम दुनिया को जाके बताएं। दुनिया अगर शांति की खोज में घूम रही है, ढूंढ रही है, तो ये दृढ़ विश्वास है हमारा कि भारतवर्ष की आस्थाएं सिद्धांत इसके ऊपर चलेंगे तो दुनिया शांति के रास्ते पर पहुंचेगी। ये दृढ़ विश्वास है। हमारी सांस्कृतिक पहचान बनकर के हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा के उभार के ले जाएं। देश के ऊपर ऐतिहासिक कुछ ऐसी गलतियां हुई उनको कैसे सुधारें। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, बड़े बड़े आंदोलन भी हो गए, लोग डरते थे, घबराते थे, कैसे होगा, गृह युद्ध हो जाएगा, ये होगा वो होगा। एक कलम से
ये हो गया कि हाँ राम जन्मभूमि का मंदिर बनेगा और बनने का सारा सिलसिला शुरू हो गया। अभी 24 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन हो रहा है। जम्मू कश्मीर को कैसे इस देश का एक हिस्सा बना लिया जाए, अभिन्न हिस्सा, क्योंकि जो बाधा थी वो 370 थी। 370 हटाने की बात करेंगे तो खून खराबा हो जाएगा। 370 हटी, चुटकियों में हट गई, किसी को ध्यान ही नहीं आया कैसे हट गए, ध्यान ही नहीं आया। पूरे समाज को साथ लेकर के कैसे चलना, अंत्योदय की भावना। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि अगर समाज को आप सुखी करना चाहते हैं तो समाज में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको आगे बढ़ा दो। अंतिम पंक्ति में कोई ना खड़ा रहे, आखिरी क्रम है। अंतिम वाले को आगे लाएंगे तो फिर अंतिम कोई ना कोई होगा, फिर उसको आगे लाओ, फिर उसको आगे लाओ, अंत वाले को आगे लाते चले जाओ। समाज में एक सद्भावना, एक प्रेम प्यार ये खड़ा होगा। वरना तो ये कम्युनिस्टों ने थ्योरी दे दी है कि जो आगे बढ़ जाए उसको पकड़ के नीचे खींचो और उसके बारे में फैला दो कि ये आगे बढ़ा है तो ये इसने जरूर किसी ना किसी को एक साथ उसका खून चूसा होगा, उसके साथ अन्याय किया होगा, तब ये आगे बढ़ा है। और हमने विचार क्या किया कि नहीं, जो पीछे रह गया उसको आगे बढ़ाओगे तो कम से कम दूरी कम करना ही हमारा भी उद्देश्य है, कम्युनिस्ट विचारधारा का भी उद्देश्य है कि छोटे में और बड़े में दोनों में अंतर कम रहना चाहिए। लेकिन अंतर कम करने का तरीका कि समाज को जो पिछड़ गया उसको आगे बढ़ाओ, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, देश की रक्षा सुरक्षा। हमने जम्मू कश्मीर देख लिया कि किस प्रकार से बालाकोट में और वो जो स्ट्राइक, क्या सर्जिकल स्ट्राइक, ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान को। यानी देश की रक्षा सुरक्षा में भी हमें हमारा उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रख करके करना चाहिए। मित्रों, विषय बहुत हो सकते हैं बताने लायक, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि इस विषय पर एक पुस्तक लिख करके आर.के. प्रचंदा जी ने जो एक बड़ा काम किया है, जो हमको एक अवसर सबको दिलाया है कि इस पुस्तक के माध्यम से, क्योंकि किसी भी विचार को, किसी भी व्यक्तित्व का जानने के लिए न एक भाषण में समझा जा सकता है, न एक पुस्तक में समझा जा सकता, लेकिन इस क्रम में कुछ चीजें जोड़ दी जाए तो आगे बढ़ करके उसका एक दर्शन होता है, एक ज्ञान मिलता है। उसमें इस पुस्तक का अपना एक योगदान रहेगा। पुस्तक का नाम जो बताया कि क्या है, मोदी फ्रॉम विजन टू रियलिटी, यानी मोदी जी का विजन की बातें मैंने बताई हैं, तो उसमें रियलिटी को कैसे लाना है ये अपने में कठिन काम होता है, क्योंकि रियलिटी में उसको प्रगटीकरण करने के अंदर कुछ प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। डेमोक्रेटिक सेटअप में तो बहुत ही कठिन होता है, हर किसी को कन्विंस करना पड़ता है, पार्लियामेंट को भी करना पड़ता है, स्टेट्स को भी करना पड़ता है। अभी कई विचार नए उन्होंने रखे, वन नेशन वन इलेक्शन, कितना कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी उस विषय को शुरू किया तो हमको लगता है कि आने वाले 5 साल में 10 साल में ही पूरा होगा ही। महिलाओं का रिजर्वेशन, कितने साल हो गए विषय को चलते हुए, आखिर ये कल ही इसके ऊपर पार्लियामेंट में, लोकसभा में तो पारित हो ही गया है, आगे प्रोसेस वो चालू हो जाएगी। कितने विषय से बताए जा सकते हैं, तो उन्होंने अपने विजन को जो रियलिटी में बदला है उसका पूरा उल्लेख इसके अंदर है। मैं इस अवसर पर आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी का भी बहुत आभारी हूं कि आज इसके विमोचन के लिए आपने समय दिया है और इस विमोचन के बाद हम सबको लाभ होगा। श्री रामनाथ जी कोविंद जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की उपलब्धियों को गिनवाया गया, उनकी नीतियों की तारीफ की गई और साथ ही केंद्र की योजनाओं के बारे में भी बताया। सीएम का मानना है कि पीएम मोदी के अथक प्रयासों का ही ये फल है कि दुनिया में भारत की और भारत की संस्कृति की एक सुनहरी छवि बनी है और उन्हीं के कुशल नेतृत्व में देश के साथ साथ प्रदेश भी बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान अथाह विकास कर रहा है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।